दोस्तों नमस्कार। जो फार्मूला इस वक्त दिल्ली के पास है, यह फार्मूला इससे पहले कभी भी दिल्ली के पास नहीं रहा। यानी आजादी के बाद कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए, कितनी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुई और कौन कौन से नेता जिनकी अपनी लोकप्रियता शिखर पर रही, लेकिन बावजूद इसके ऐसा फार्मूला किसी के पास नहीं था। चुनाव जीतने का फार्मूला। यह एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आपको किसी की फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कोई मुद्दा मायने रखता नहीं है। और यह एक ऐसा फार्मूला है जिसमें लोकतंत्र जिंदा है। लोग वोट डालते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसके बाद सत्ता और सरकार बनती है। यानी लोकतंत्र मौजूद है, लोकतंत्र बरकरार है। इस फार्मूले की काट किसी के पास नहीं है। और वाकई एक ऐसा फार्मूला है जिसमें मौजूदा वक्त में मोदी शाह को कोई चुनौती दे भी सकता है। यह शायद दूर की गोटी है। दूर की गोटी इसलिए क्योंकि विपक्ष खत्म हो गया। छत्रप, उनकी राजनीतिक जमीन सिकुड़ते सिकुड़ते अब खत्म होने की स्थिति में है। कांग्रेस देश भर में फैली हुई पार्टी, लेकिन सत्ता में वो कैसे आएगी उसके पास कोई चाबी नहीं है। इस देश का समूचा विपक्ष एकजुट हो जाए, इस देश की जनता किसी बड़े मुद्दे को उठा ले, बावजूद इसके वह इस जोड़ी को हरा नहीं सकती है। यह कैसा फार्मूला है जिसका असर अब बीजेपी के भीतर होने लगा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तालियां बजाता था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पीठ पर सवार उनके अपने वो कद्दावर नेता जो आज से नहीं, जिस वक्त बीजेपी बनी यानी 1980 में, तब से उनकी राजनीतिक पहचान रही। लेकिन आज की तारीख में हर पहचान बोझिल हो चली है। उसका कोई मतलब और महत्व बचा ही नहीं है। वो कोई भी नेता हो, वो कितना भी ताकतवर शख्स हो, वो उस नेता की लोकप्रियता अपने क्षेत्र में या इस देश के भीतर कितनी भी बड़ी हो, कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी बीजेपी के नेता को अगर यह भ्रम हो जाए कि वह अपने बूते चुनाव जीत सकता है, तो यह बुखार तुरंत उतर जाएगा। किसी नेता को यह लग जाए कि अपने राज्य में वह चुनाव जिता सकता है, तो भी उसका कोई महत्व बचेगा नहीं। तो इस फार्मूले के ओट तले क्या वाकई इस वक्त बीजेपी की हर कार्यकर्ता और बड़े कद्दावर नेताओं तक की सांसें अटकी हुई हैं? ये सांसें इसलिए अटकी हैं या कहीं धड़कनें इसलिए बढ़ी है, पता नहीं कल होंगे या नहीं होंगे। इस चाबी को खोला जाए या इस चाबी के भीतर की हकीकत को जाना जाए, पहले चंद तस्वीरें हम आपको दिखलाते हैं। यह तस्वीर दतिया की है जो मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक पहचान बीजेपी के भीतर गुजरात से पहले ही उसे संघ की प्रयोगशाला बनाने के तौर पर रची गई, बनाई गई। और बीजेपी को सबसे बड़ी जीत अगर कभी लंबे वक्त से मिलती चली आ रही है तो वह मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की राजनीति के भीतर तमाम कद्दावर नेताओं की पहुंच पकड़ उनके नामों के साथ कैसे रही, आज हर पन्ने को खोला जाए। उससे पहले हमने जिस तस्वीर का जिक्र किया, वो तस्वीर आप देख लीजिए। जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा कैसा हो। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। का नाम और निशान नहीं आया। दतिया केवल दो ही नाम से जानी जाती है। हम नरोत्तम मिश्रावादी हैं और नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। जिस तरह नरोत्तम मिश्रा जी बोलते हैं कि हम जान की बाजी लगा देंगे, उसी तरह आज दतिया का कार्यकर्ता जान की बाजी लगा के दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी का टिकट बहुत गलत हुआ है। आशुतोष तिवारी को कोई कार्यकर्ता जानता नहीं है, दतिया की जनता से कोई नाता नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा
पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है। दरअसल इस तस्वीर का मतलब यह है कि दतिया के सबसे ताकतवर बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर जब विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाला है तो उनका टिकट कट गया। और टिकट कट गया महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे इलाके में नरोत्तम मिश्रा की तूती जब तक शिवराज सिंह चौहान थे जबरदस्त तरीके से गूंजा करती थी। वह खुद गृह मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे। इस बार टिकट कट गया, लेकिन यह भी समझिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, जबकि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में 2023 में जबरदस्त बीजेपी की हवा थी। और 2018 में जब हवा नहीं थी और बीजेपी की सत्ता चली गई थी, उस वक्त याद कीजिएगा तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। उस वक्त नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से चुनाव जीत गए थे। यानी जब बीजेपी की हवा नहीं थी, अपने बूते चुनाव जीतते हैं। और उस वक्त बीजेपी को 109 सीटें मिली थी 2018 में, और 2023 में यह 109 सीटें बढ़कर या कहें बढ़ते बढ़ते यह 163 तक पहुंच गई। जबरदस्त हवा थी, जीत होगी पक्की। लेकिन दतिया की 3 सीटों में एकमात्र यही सीट है जहां पर बीजेपी हार जाती है, नरोत्तम मिश्रा हार जाते हैं। बाकी 2 सीट, जो एक सेवदा है, एक मंदेर है, जो सुरक्षित सीट है, वहां पर बीजेपी जीतती है। लेकिन 5 बरस पहले वहां पर बीजेपी हारती है और सिर्फ दतिया की सीट जीतती है। तो इस पूरे इलाके में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको नरोत्तम मिश्रा ने खड़ा किया। नरोत्तम मिश्रा जब गृह मंत्री थे उस दौर में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य या कहें बॉलीवुड के नायक नायिकाओं पर किए गए हमले बड़े चर्चित रहे थे। और उनकी पहचान उसी तरीके से गूंजती थी जिस पहचान के आसरे बीजेपी के तमाम नेता अपनी पहचान बनाने के लिए तड़पते रहते हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। यह शोर हंगामा जो है ये दतिया के उन लोगों का है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अपने नेता के साथ खड़े हैं, भोपाल और दिल्ली को चिता भी रहे हैं। लेकिन महत्व ये नहीं है, महत्व तो यह है कि दिल्ली के पास एक ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूले में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये दिल्ली सेट कर लेती है, और उसके बाद किसी की कोई हैसियत बचती नहीं है। वो क्या मध्य प्रदेश हो, वो क्या उत्तर प्रदेश हो, वो क्या महाराष्ट्र हो, वह इस देश के भीतर पहचान पाए हुए बड़े बड़े कद्दावर नेता ही क्यों ना हो। तो फिर ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को कौन पूछे, क्यों पूछे। असल में दिल्ली के पास जो फार्मूला है उसकी गूंज अब पूरी दुनिया में होने लगी है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पर पत्रकार सवाल करते हैं कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। कल ऑस्ट्रेलिया में सवाल हुआ था और आज न्यूजीलैंड में हो गया। विदेश मंत्रालय के अधिकारी से एक पत्रकार ने पूछ दिया कि प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों को क्यों नहीं लेते हैं, और जवाब इतना जबरदस्त था कि फार्मूला हर किसी को याद आ गया। जवाब में कहा गया कि प्रधानमंत्री के सीधे ताल्लुकात इस देश की जनता के साथ हैं और भारत ज्यादातर गांव में बसता है। उन गांव वालों तक के साथ प्रधानमंत्री का संवाद है, तो बीच में मीडिया को क्यों लाइएगा। खुद ही सुन लीजिए। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? Okay. So, your question has that quality of déjà vu because it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. He is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate.
And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश के भीतर जब ये फार्मूला पास में है तो उसके बाद कितने दिनों तक किसकी तूती कैसे बोल सकती है अगर दिल्ली को यह महसूस होने लग जाए कि सामने वाला यह सोचने लगा है कि उसके भरोसे जीत मिल जाएगी, तब आपके जहन में तुरंत उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव आ सकते हैं आपके जहन में सोचने के तौर पर। हो सकता है योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक कद को इतना बढ़ा चुके हों, लेकिन वो अगर चुनौती दे रहे हैं और ये मैसेज अब दिल्ली आने लगा है तो पता नहीं कल क्या हो जाए। और एक झटके में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सिरा कोई वैसे ही थाम ले जैसे मध्य प्रदेश में एक झटके में मोहन यादव निकलकर सामने आ गए। शिवराज सिंह चौहान बरसों बरस के मुख्यमंत्री, एक से एक प्रयोग करने वाले शख्स, जिनके दौर में लाडली योजना भी होती और जिनके दौर में व्यापम भी होता है, लेकिन लोकप्रियता शिखर पर मामा के नाम तौर पर जाने वाले शख्स, जिनकी मुख्यमंत्री से हटाकर दिल्ली एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना लिया जाता है तो फिर उन्हें किताब लिखनी पड़ती है उनके और प्रधानमंत्री मोदी की निकटता कैसी रही, किस रूप में रही। और जब आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं तो याद कीजिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इससे पहले भारत में जिस फार्मूले के तहत दिल्ली में सत्ता की मौजूदगी है उस दौर में नरेंद्र सिंह तोमर थे। यह भी बड़े कद्दावर नेता, और उस दौर में जब 3 रिफॉर्म एग्रीकल्चर को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर आए और किसानों ने आंदोलन छेड़ा तो उस दौर में मोदी कैबिनेट का कोई मंत्री अगर उनके सामने खड़ा रहता था तो वो नरेंद्र सिंह तोमर थे। उनकी भी एक पहचान बनी उस दौर में। यह अलग मसला है कि उसके बाद किसानों को लेकर जो 3 रिफॉर्म थे उससे सरकार पीछे हट गई, लेकिन सरकार पीछे हट गई जनता और किसानों के दबाव में। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर आज कहां पर है आप जानते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर छोड़िए, हमने जिक्र किया कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब यह सवाल है कि वो कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उनकी फाइल भी दिल्ली के राष्ट्रीय न्यूज पेपर में छप गई। किस तरीके से वो रियल एस्टेट का धंधा करते हैं, कितनी जमीनें कहां पर खरीदी, मुख्यमंत्री हैं जानते हैं, कौन सी योजना कहां बनेगी, कौन सी सड़क कहां निकलेगी, कौन सी जमीन कीमती होगी तो खरीद डालिए, खुद खरीदिए, पत्नी के नाम पर, बच्चों के नाम पर, परिजनों के नाम पर, और पूरा कच्चा चिट्ठा कोई नहीं जानता होगा, ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है तो फिर आज नहीं कल वह भी लुप्त हो जाएंगे। जिसकी पहचान जिस रूप में बनी और जिसकी पहचान का योगदान उसने दे दिया है इस दौर की सत्ता के पास, उस फार्मूले के तहत जिसका दूसरा चेहरा राष्ट्र निर्माण का होता है, तो उसके बाद उसकी उपयोगिता खत्म हुई। इस उपयोगिता का पैमाना कहीं तक भी जा सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको इस देश के रक्षा मंत्री उस दायरे में नजर आए। जी, राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर उनकी राजनीतिक हनक एक वक्त गूंजा करती थी। राजपूतों के एकमात्र बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। लेकिन एक झटके में योगी आदित्यनाथ आए और सारे राजपूत शिफ्ट हो गए, और इस तर्ज पर शिफ्ट हो गए कि योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रयोग में अपर कास्ट के भीतर भी तलवारें खिंचती हुई दिखाई देने लगी। बीजेपी के ही ब्राह्मण नेता और राजपूत नेता आपस में झगड़ते हुए दिखाई दिए। राजपूत सारे एकजुट हो गए, लेकिन एक झटके में राजनाथ सिंह की उपयोगिता क्या खत्म हो गई, जो आने वाले वक्त में अब 75 के पार वह मंत्री बने नहीं रहेंगे और योगी आदित्यनाथ उनको हटा देंगे तो क्या होगा। इस परिप्रेक्ष्य में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में आप कदम रखिएगा तो हो सकता है आपके जहन में नितिन गडकरी का नाम आए। 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त मंच पर नागपुर में कस्तूरबा गांधी पार्क था, वहां पर उस मंच पर मौजूद थे खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, और
नितिन गडकरी भी मौजूद थे। चुनाव प्रचार में उनका नाम नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद 2019 में भी पहुंचे या स्किप कर गए, 2024 में स्किप कर गए थे। नागपुर गए नहीं प्रचार करने के लिए, अगल बगल गए। 30 किलोमीटर की दूरी पे रामटेक है, वहां भी गए। कुछ इधर विदर्भ के दूसरे इलाकों में गए, नागपुर में नहीं रैली की, वहां पर नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे थे। तो अब नया सवाल यह भी है, इस देश के भीतर एक सवाल इथेनॉल को लेकर है, दूसरा सवाल बनती हुई सड़कों को लेकर है। नितिन गडकरी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या उनकी उपयोगिता खत्म? उनकी कद्दावरी महाराष्ट्र की राजनीति में एक वक्त तूती बोलती थी, और नागपुर से ही देवेंद्र फडणवीस आते हैं। दिल्ली देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ी हो गई। नितिन गडकरी हाशिए पर चले गए। विजयदशमी के दिन नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों संघ की पोशाक में मौजूद नजर आते हैं, जहां पर सरसंघचालक मोहन भागवत का भाषण होता है। दोनों बैठे रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की नजर बड़ी पैनी है। उसके पास फार्मूला है, किसकी कितनी उपयोगिता कब खत्म हुई, और उपयोगिता खत्म हुई तो उसने जो काम इस राष्ट्र निर्माण में करना था वो कर लिया, तो उसको भी दरकिनार कर दिया जाए। यह सुगबुगाहट क्या नरोत्तम मिश्रा से शुरू हुई? जब इसका जिक्र हम कर रहे हैं, और हमने जिक्र मोहन यादव जी का कर दिया, शिवराज सिंह चौहान जी का कर दिया, नरेंद्र तोमर का कर दिया, तो विजय वर्गीय को भी याद कर लीजिए। इस पूरी कतार में आप समझ नहीं पाएंगे कि किसकी उपयोगिता कब खत्म हो जाए। और विजय वर्गीय सामान्य तौर पर यह मानते हैं टिकट काटा नहीं जाता है जिस क्षेत्र में जो नेता होता है, लेकिन इस बार नरोत्तम मिश्रा को लेकर वो क्या कहेंगे? और वो तमाम नेता जो मध्य प्रदेश के भीतर हैं, वो जान देख समझ रहे हैं किसकी उपयोगिता कितनी है, कौन कहां पर कैसे तय होगा, और किसको किस रूप में ले जाना है। सब कुछ अगर तय इस रूप में हो रहा है कि फार्मूला तो हमारे पास है, आपकी जरूरत हमें है ही नहीं। आपकी जरूरत तब तक है जब तक आप ये सोचे नहीं कि आप दरअसल कद बढ़ गया या आपकी पहुंच पकड़ बढ़ गई। मध्य प्रदेश के नेताओं की फहरिस्त देख लीजिए, जिनकी प्रतिक्रिया, और विजय वर्गीय सबसे पहले। तो 30 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, उन्होंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान। सारी परिस्थिति को समझ करके गंभीरता से पार्टी सबको बिठा करके समाधान उसका निकालेंगे, और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी। सुधारने का प्रयास किया जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि टिकट का परिवर्तन होगा, तभी कार्यकर्ता यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं, इतने रात के समय भी महिला और बच्चे, महिला और पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। ये नरोत्तम मिश्रा है, दतिया की जनता के दिलों में राज करने। पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार, बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज नहीं, कोई नहीं काटा। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ही मार्गदर्शन में सब चलेगा, ऐसा कुछ। प्लीज, बहुत धन्यवाद। मैसेज तो यही है, पार्टी से बड़ी कुछ भी नहीं, और पार्टी में दरी बिछाने वाला भी कल मुख्यमंत्री बन सकता है। और मुख्यमंत्री वो बन जाए तो इस रूप में उसको स्वीकारिए। बड़ी मेहनत की है उसने, यानी कद्दावर नेता बनने के जो पारंपरिक तौर तरीके अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की जोड़ी तक चलते रहे, या उससे पहले जनसंघ के दौर में चले जाइएगा, तब से लेकर अब तक की जो परिस्थिति थी इस दौर में बदल गई है। सब कुछ दिल्ली तय करेगी। कौन कहां पर मुख्यमंत्री होगा, कौन कैसा राज्यपाल होगा, उस राज्यपाल की भूमिका क्या होगी। कैसे भूल सकते हैं कि महाराष्ट्र के भीतर कोश्यारी जी राज्यपाल थे, उन्हीं के दौर में शिवसेना टूटी, उन्हीं के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक करार दे दिया, उनको पद छोड़ना पड़ गया। पद छोड़ दिया उन्होंने, उसके बाद उनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया गया, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक लिहाज से ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। यह दिल्ली तय करेगी, फार्मूला उसके पास है। उस फहरिस्त में आप सोच सकते हैं किरण बेदी भी पुडुचेरी की राज्यपाल बनी थी, आज कहां पर हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब केरल, बिहार, उसके बाद आप सोचना शुरू करेंगे कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। उस फहरिस्त के भीतर जब जाइएगा तो हो सकता है बड़े बड़े नेताओं के नाम आपके जहन में एक झटके में गूंजने लगे। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद,
प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन को आप कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड के समय बड़े सक्रिय थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, आज वो अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में उनके सामने बैठकर किस्सा गोई होती थी, हर्षवर्धन की मौजूदगी रहती थी। दिल्ली के चुनाव में उनको प्रमुखता के साथ रखा गया, उनकी उपयोगिता खत्म हुई, अब उनकी जरूरत नहीं है। कैसे तय कौन कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, और सबको उस हिसाब से चलना ही होगा। तो बड़े बड़े कद्दावर नेता भी अब सोच रहे हैं कि वो कोई दावा ना करें कि दरअसल उनके भरोसे चुनाव जीता जा रहा है। ये तो कुछ और है मामला है, ये पहले से तय है। और जब राजनीति में चीजें तय होने लग जाए तो इसके दूसरे मतलब मायने कमोवेश इस देश के सिस्टम से जुड़ जाते हैं। सिस्टम से जुड़े हुए हर नौकरशाह से जुड़ जाते हैं। उस नौकरशाह की भी कितनी उपयोगिता कब तक रहेगी, आप सोचें। पिछले दिनों खबर आई, एसडीएफसी के चेयरमैन राजीव कुमार बन गए। वही राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनके दौर में ईवीएम का मसला उफान पर था। अभी तो एसआईआर है, उस दौर में ईवीएम था, इलेक्शन को लेकर कई सवाल थे। कहीं कुछ लौटाना तो होगा, लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या इन छोटे छोटे पदों को लेकर आप अपने काम से विमुख हो गए? ना हो तो क्या करें? नेता तो राजनीति साधता है, अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करता है। पार्टी भी सोचती है ये बड़ा मजबूत नेता है, इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन एक झटके में सारे पुराने फार्मूले ध्वस्त हो गए। नया फार्मूला निकल कर आया कि दिल्ली के पास वो फार्मूला है जिससे चुनाव जीता जा सकता है। तो फिर आपकी उपयोगिता कहां, कैसे, किस रूप में होगी, यह दिल्ली तय करेगी। इस फहरिस्त में आप इस देश के भीतर किसी का नाम भी ले सकते हैं, उसकी उपयोगिता कब तक कितनी रहेगी ये दिल्ली तय करेगी। दिल्ली ने तय किया, ईडी के चीफ अच्छा काम कर रहे हैं, संजय मिश्रा जी पटना से आते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में थे वो। 3 बार एक्सटेंशन दे दिया गया, सारे रिकॉर्ड टूट गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया आपके पास कोई दूसरा शख्स नहीं है क्या? एक वक्त के बाद उनकी उपयोगिता खत्म हुई, या उनको फिर मैनेज कर लिया गया कि आप सरकार के साथ रहिए, इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर आ जाइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाई? कौन से नौकरशाह थे? उनको आज आप खोजेंगे तो वह भी मिल जाएंगे सरकार के घेरे में रिटायरमेंट के बाद। इस देश के भीतर अगर आपको और भी याद करना है तो याद कीजिए 25 अक्टूबर 2018 खास तौर से सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली का रात के 1:30 बजे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? उस दौर में सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच ठनी हुई थी, और ऐसे हालात हो गए थे सीबीआई के भीतर अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे अब रास्ता क्या निकलेगा। तो जो कुछ हुआ उसके लिए आप गूगल कर लीजिए, सीबीआई हेडक्वार्टर 2018 25 अक्टूबर जो छापा मारा गया था, सीबीआई हेडक्वार्टर में छापा मारा गया था। राकेश अस्थाना उसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी बने, उससे पहले वो गुजरात में हुआ करते थे। यह एक कड़ी है कि कौन किसकी कितनी उपयोगिता रहेगी, और इस कड़ी को देखते देखते हो सकता है अब के दौर में जब आप खड़े हो तो आपके जहन में एक नाम आए, चंपत राय का। चंपत राय, अयोध्या आंदोलन के दौर से उनकी उपयोगिता यह हर कोई जानता है, जो भी उस आंदोलन में शरीक रहा, लेकिन आज की तारीख में उनकी उपयोगिता खत्म हुई। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त संजय जोशी की उपयोगिता खत्म मान ली गई, जिस तरीके से एक वक्त गोविंदाचार्य की उपयोगिता खत्म मान ली गई, जिस तरीके से एक वक्त प्रवीण तोगड़िया की उपयोगिता खत्म मान ली गई, या आरएसएस के तमाम संगठन चलाने वाले, वो भारतीय मजदूर संघ हो, वो किसान संघ हो, उसको चलाने वाले जो भी थे, उनकी उपयोगिता खत्म हुई। क्योंकि इनके भीतर वो पार्ट था कि दरअसल उनकी अपनी उपयोगिता अपने संगठन को लेकर होनी चाहिए। एक झटके में सब डगमगा गया और सब हटते चले गए, बदलते चले गए, क्योंकि केंद्र था दिल्ली, और दिल्ली की सत्ता के पास वो फार्मूला उस वक्त खोजा जा रहा था, तो सिर्फ हटाया जाता था। धीरे धीरे दरकिनार हुए, हाशिए पर ढकेले गए, फिर उपयोगिता खत्म हो गई। इसी प्रक्रिया में क्या चंपत राय अब क्या करेंगे? आप लाख कहते रहिए उनकी उपयोगिता बरकरार है, उनकी साख गायब हो चुकी है, और साख भी ऐसी वैसी नहीं गई, उसी मंदिर प्रतिष्ठान के भीतर गई जिस मंदिर प्रतिष्ठान के लिए उन्होंने बरसों बरस लगा दिए, खत्म हो गई। आप यह भी कह सकते हैं कल तक 2019 तक निपेंद्र मिश्रा भी तो थे, निपेंद्र मिश्रा भेजे गए, तो क्या उनकी उपयोगिता है? जी नहीं, उनकी भी जितनी उपयोगिता थी वह भी उपयोगिता पूरी हो गई।
दरअसल ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें पदों पर बैठाकर किस तरीके से किसकी कितनी उपयोगिता साबित करनी और उसके बाद हटा दिया जाए। तो इस पूरी कड़ी में जो कद्दावर नेता बीजेपी के भीतर बचे हुए हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो कद्दावर हैं, कोई उन्हें छुएगा नहीं, कल छू देगा तो आप क्या करोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि असल फार्मूला तो दिल्ली के पास है और इस फार्मूले की काट किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले को बनाने के लिए जो केमिकल यूज किए गए हैं वो इस देश की डेमोक्रेसी के उन पिलर्स के केमिकल हैं जिनके आश्रय ये फार्मूला कभी बन भी सकता है। ये संविधान सभा में भी नहीं सोचा गया कि ऐसा भी कोई फार्मूला बन जाएगा जिसमें इस देश के भीतर में इलेक्ट्रल डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसको लेकर सवाल उठने लग जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था। सब तो मानकर चल रहे थे जनता वोट देगी, अपने नेता को चुनेगी, नेता पार्टी का हिस्सा होगा, पार्टी की सरकार बनेगी, फिर वो पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएगी, कानून बनाते समय जनता का हित देखेगी और देश चल रहा है और उसके लिए डेमोक्रेसी का मतलब चुनाव है। एक झटके में इस फार्मूले ने सारी चीजें ध्वस्त कर दी। वो कौन सा फार्मूला इस तहत नजर आया जहां जनता हाशिए पर रहे, कॉर्पोरेट का नेटवर्थ बढ़ता चला जाए? इस देश के विकास दर से कई गुना ज्यादा नेटवर्थ की रफ्तार कॉर्पोरेट की बढ़ रही है। इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर खाली हो रहे हैं। इस देश के भीतर जो लाभालाभ होता है वो सरकार के हिस्से में, चाहे वो बैंकों का है, चाहे ऑयल कंपनीज का हो। और तो और इस दौर में नीति आयोग बताने लग गया सरकार को कि देखिए आप तो कमाल करते हैं, हर दिन सैकड़ों स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, आप कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? इस देश के भीतर में जो हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं उसमें भी हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, आप कुछ क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, इन मुद्दों और इस वक्तव्यों का मतलब क्या है? नीति आयोग का चेयरमैन बदल जाएगा, नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन बदल जाएंगे, चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। लेकिन बहरहाल बाकी सबकी महत्ता तभी तक है जब वो इस फार्मूले के उपयोग को समझ चुके हों और साथ खड़े नजर आए और अपनी उपयोगिता उन्हें कहीं दिखाई ना दे, वो मान कर चले कि वो कहीं नहीं है। अगर ये रौब आप में है कि आप किसी न्यूज चैनल में बैठकर कुछ कह रहे हैं तो उस न्यूज चैनल के संपादक का भी क्या महत्व है? और न्यूज चैनल के मालिकान कौन है? वह भी तो कॉरपोरेट के हिस्से में धीरे धीरे चला गया। और जो नहीं गया है, अगर उसको संभालने वाले प्रोप्राइटर्स जो मीडिया संस्थान के हैं वो सोचते हैं कि एक लड़ाई उन्होंने इमरजेंसी के दौर में भी लड़ी है, इस दौर को भी देख लेंगे, कल वो हट जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई दूसरा आएगा वेंचर कैपिटलिस्ट और एक झटके में आप गायब हो जाएंगे। ये एनडीटीवी से हटकर ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। एनडीटीवी का मसला ही अलग था, उसको तो एक झटके में कैसे, किस रूप में इस देश की तमाम जांच एजेंसी सक्रिय हो गई और फिर अदालत के सामने 3 साल बाद जाके कहती है नहीं नहीं वो सब गलत था, कुछ भी नहीं था। अब क्या करेंगे? ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें क्या नरोत्तम मिश्रा जी हैं, कोई महत्व नहीं है। क्या आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, हर राज्य के मुख्यमंत्री, कोई भी राज्यपाल, क्या मायने रखता है? नौकरशाहों की पूरी फहरिस्त, संपादकों की पूरी टीम, मीडिया हाउसेस कैसे किस रूप में चलने चाहिए, अगर इस रूप में ये फार्मूला चल पड़ा है तो फिर समझ जाइए धड़कनें बीजेपी के नेताओं की इसीलिए बढ़ी है। अब वह भी समझने लगे हैं उनके भरोसे चुनावी जीत नहीं मिलती है और ये राज है बीजेपी के और ऊपर कहीं ज़्यादा ऊपर जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।